एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और श्वसन का जो अपना चैप्टर चल रहा है उसका दूसरा वीडियो लेकर आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्वसन का सामान्य परिचय देखा था कि श्वसन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उनमें अंतर और श्वसन दहन की तुलना भी हमने की थी। साथ में श्वसन दक्षता का भी हमने विवरण देखा था। अब हम लोग चाहे वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, उसका पहला स्टेप जो होता है वो कॉमन है, उसका यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इस प्रथम चरण को, श्वसन की कार्यप्रणाली के प्रथम चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और इस ग्लाइकोलाइसिस का आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि श्वसन में जिस सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण होता है सामान्यतः वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे पहले हेक्सोज शर्करा का उपयोग करते हैं। हेक्सोज शुगर का ऑक्सीकरण होता है। तो इसलिए हम श्वसन की कार्यप्रणाली को ग्लूकोज से प्रारंभ करेंगे और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में अपघटन, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इस ग्लाइकोलाइसिस जैसे मिलते जुलते दो तीन शब्द और हैं, उन पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित ही एक शब्द है ये, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। इसका अर्थ है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनना। दो अणु बनेंगे पायरुविक अम्ल के। एक है ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, यहाँ लाइसिस और इधर लाइसिस की जगह जिनेसिस। लाइसिस का अर्थ आता है टूटने के लिए, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं विद्युत अपघटन को, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन को बोलते हैं। वैसे लाइसिस मतलब टूटना, बड़ा अणु छोटे अणु में टूटेगा। जिनेसिस मतलब संश्लेषण होना, बनना, नई चीज़ का निर्माण होना। तो ग्लूकोज का से ग्लाइकोजन का निर्माण कहलाता है ग्लाइकोजिनेसिस। ये हमारे और जंतुओं के शरीर में होता है। जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन है। यहाँ ना हो रहेगा, कोई किसी कारण से नहीं आ रहा है। चलो इधर लिख देते हैं। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में टूटना वो कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसमें लाइसिस शब्द आएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ठीक है। और एक और चौथा शब्द आता है वो है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस,
तो दो शब्द ऐसे हैं जिसमें जिनेसिस है। जिनेसिस मतलब संश्लेषण, छोटे अणु बड़ा अणु बनाएंगे। ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा, ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोज नए स्रोत से बनना, नए स्रोत से, नवीन स्रोत से ग्लूकोज का निर्माण। नियो मतलब नया। अब शरीर, जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट पर प्राथमिक श्वसन सबस्ट्रेट है, उसकी अनुपस्थिति में वसा का उपयोग किया जाता है श्वसन में, और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन का। तो जब वसा और प्रोटीन श्वसन में भाग लेते हैं तो वो भी पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो वसीय अम्ल या एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनना वो कहलाएगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। और दो शब्दों में लाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो आज पढ़ेंगे, ग्लूकोज का टूटना पायरुविक अम्ल में, और ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा, इसको कहेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के अंदर जो श्वसन होगा उसकी कार्य प्रणाली में कौन कौन से चरण होंगे, फिर ग्लाइकोलाइसिस का हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज का अपघटन होगा पायरुविक अम्ल में, ये पहला चरण है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह चरण जो है वो वायवीय अवायवीय श्वसन दोनों में कॉमन है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है इस क्रिया में, इसलिए अवायवीय श्वसन में भी ये क्रिया होती है, ठीक है। और वायवीय श्वसन में भी होना है ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है। इस क्रिया को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, और इसका स्थल याद रखना है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ये क्रिया संपन्न होती है। आज का मेन टॉपिक भी यही है। अब इस पायरुविक अम्ल का भविष्य डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका भविष्य कुछ और होगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसके साथ अन्य प्रकार की क्रिया संपन्न होनी है। इसलिए इसको आगे हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल के भी दो अणु बनेंगे, ठीक है। या तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे या फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा। इस क्रिया को हम लोग कहेंगे अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहेंगे इसको। और ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी। और यदि इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलती है तो आगे की क्रिया कोशिका के शक्तिग्रह यानी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा क्रेब चक्र और दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए शॉर्टकट में ETS लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों ही क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता ही है, कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। इसके फलस्वरूप इस पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, ठीक है। ये संपूर्ण इसकी मैकेनिज्म है। आज हम ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तक के निर्माण का अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग ये दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं बचेंगी इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम ऊपर लिखा हुआ है EMP पाथवे, EMP पाथवे। ये नाम पड़ा है इसके खोजकर्ताओं के सम्मान में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन 3 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिनके नाम हैं एम्डन, दूसरा मेयरहोफ और तीसरा पारनास। तो तीनों के पहले पहले अक्षर ले लिए, एम्डन का E, मेयरहोफ का M, पारनास का M। तो EMP पाथवे बोलते हैं। ये कोई चक्रीय प्रक्रम नहीं है, ठीक है। चक्रीय प्रक्रम होता तो साइकिल नाम आता साथ में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ऐसे।
इसमें रैखिक प्रक्रियाएं हैं, एक के बाद एक क्रमागत रूप से अभिक्रियाएं होंगी, 10 अभिक्रियाएं होती है, और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु का विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। तो बारी बारी से इसको देखते हैं कैसे होगा। तो इसका स्थल कहाँ है? इसका स्थल, ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, भी आपको हमने बताया था। इस चैप्टर से और इससे पहले वाला चैप्टर जो प्रकाश संश्लेषण से है, इनमें से निश्चित रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बड़े प्रश्न आते हैं। जो अंत के जो प्रश्न हैं उनमें से इन चैप्टर से अवश्य आते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसका संपूर्ण विवरण लिखना और व्याख्या करने के लिए इसका प्रश्न आता है। और छोटे छोटे बड़ा प्रश्न भी, एकल बड़ा प्रश्न कभी नहीं आता बोर्ड परीक्षा में, उसमें भी छोटे छोटे बात साथ में पूछते हैं। तो जैसे ये हो गया कि ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही आगे क्रेब्स चक्र और ETS पढ़ेंगे तो वो क्रियाएं कहाँ पे संपन्न होती है। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं छोटे प्रश्नों के रूप में। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एक प्रक्रिया शुरू करेंगे हम लोग ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ही पायरुविक अम्ल बनना है। सबसे पहले ग्लूकोज ATP से फॉस्फेट लेता है। ATP में 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर जाएगा, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ATP कन्वर्ट हो गया ADP में, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। ठीक है, एक बार पहले भी आपको बताया कि वो शरीर के अंदर ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती जो बिना एंजाइम के हो जाए। तो हर स्टेप में एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम है उसका वर्णन मैंने आपको एंजाइम के चैप्टर में भी बताया था। एंजाइम के चैप्टर में हमने एंजाइम्स का वर्गीकरण देखा था। एंजाइम्स के वर्गीकरण में एंजाइम्स का दूसरा वर्ग है ट्रांसफरेज एंजाइम्स। उसमें हमने उदाहरण लिया था हेक्सोकाइनेज। और केल्विन चक्र के वर्णन के दौरान भी मैंने बताया था, जहाँ कहीं भी ATP से फॉस्फेट का ट्रांसफ़र होता है, चाहे ATP से फॉस्फेट किसी यौगिक में चला जाए और ATP बदल जाए ADP में, या उल्टा हो ADP बदल जाए ATP में, वहाँ पे काइनेज एंजाइम आता है। और यहाँ क्रियाकारक 6 कार्बन वाली शर्करा है, इसलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम होगा। यहाँ पे एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। ये पहली अभिक्रिया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इसका समावयवीकरण हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में समावयवीकरण होता है। ये दूसरी अभिक्रिया इस ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोज शर्करा है। अंतर क्या है? दोनों का अणुसूत्र भी वही है, C6H12O6, लेकिन ये एल्डिहाइड का व्युत्पन्न है, ये कीटोन का व्युत्पन्न है। ठीक है, और यहाँ पे समावयवीकरण हो रहा है। 6 कार्बन वाली शर्करा जो फॉस्फेट युक्त है उसका समावयवीकरण हो रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम देखिए क्या है, फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट है। हेक्सोज भी लिख सकते हैं, सिर्फ हेक्सो भी बोल सकते हैं। हेक्सो या हेक्सोज 6 कार्बन वाली शर्करा, और आइसोमरेज समावयवीकरण के लिए शब्द आया है। समावयवीकरण को प्रेरित करने वाले एंजाइम आइसोमरेज के अंतर्गत आते हैं। तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का भी फॉस्फोरिलीकरण होना है। यह भी ATP से एक फॉस्फेट लेगा, ATP से एक फॉस्फेट लेगा। अब तक हम लोग सोच रहे थे कि आप सोच रहे होंगे कि श्वसन में तो ATP बनने चाहिए, यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। सबसे पहले निवेश होता है, कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार भी करते हैं, कुछ भी, तो पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये पहले इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से, इसके बाद में उत्पादन ही उत्पादन होगा। ATP से फॉस्फेट लेगा, तो आपको पहले ही बताया है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें अकेला फॉस्फेट हो तो अंतिम कार्बन पर होता है, और दूसरा फॉस्फेट और आ जाए तो वो पहले कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ पे से फॉस्फेट जुड़ने से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नई टर्मिनोलॉजी में बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट इसलिए। और यहाँ पे भी एंजाइम इसी प्रकार का काइनेज आएगा। काइनेज आना है, साथ में क्रियाकारक का नाम आएगा। तो देखो क्या नाम है,
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फॉस्फेट युक्त फ्रक्टोज था और काइनेज आया एटीपी से फॉस्फेट के ट्रांसफ़र होने के कारण से, स्थानांतरण के कारण से। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की तीसरी अभिक्रिया। ठीक है। फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट का अब अपघटन होना है, टूटेगा ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा और इसके फलस्वरूप 3-3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे। 3-3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे। एंजाइम का नाम एल्डोलेज अभी बताया था। अब ये नाम भी आपको याद होंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और DHAP। DHAP मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये दोनों ही ट्रायोज फॉस्फेट है, ये दोनों ही ट्रायोज फॉस्फेट है। 3 कार्बन वाली ये शर्कराएँ हैं, फॉस्फेट युक्त है, इसलिए दोनों ही ट्रायोज फॉस्फेट है। और ये DHAP अपने समावयवी, ये दोनों आपस में समावयवी है। DHAP एक बार बनता है, बनने के तुरंत बाद अपने समावयवी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। इसको ये DHAP कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। इसके लिए एंजाइम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। फॉस्फेट युक्त है, दोनों ही 3 कार्बन वाली, कार्बोहाइड्रेट है इसलिए ट्रायोज, समावयवीकरण की क्रिया इसलिए आइसोमरेज। ट्रायोज की जगह सिर्फ ट्रायो भी लिख सकते थे, जैसे इधर हेक्सोज की जगह हेक्सोज लिखा था। अब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, इसके कारण से क्या हुआ कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु बन गए, 2 अणु बन गए, है ना। तो ये भी कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट के अपघटन के फलस्वरूप 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बने। अब आप स्मरण कीजिए ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन का, जिसका वर्णन हमने केल्विन चक्र के दौरान पढ़ा था। केल्विन चक्र में हमने देखा था 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज बनता है। उस दौरान भी मैंने बताया था कि उसमें यही क्रिया विपरीत क्रम में चल रही थी। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु में से एक अणु DHAP में कन्वर्ट हुआ, फिर दोनों मिलकर फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट बनाते हैं। फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है, उसमें ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन में। तभी उसका नाम भी क्या था, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन या ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रम। ठीक है, वहाँ पे भी हमने इसका उल्लेख किया था। यही वो अभिक्रिया थी, ये आधा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस। तो और यहाँ से लेकर विपरीत क्रम में चले हैं तो ये केल्विन चक्र में या हरित लवक में अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया की अभिक्रियाएँ हो जाती हैं। ठीक है, अब याद ही हुआ है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब तक ऊर्जा का व्यय हुआ है, प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से देखते हैं क्या होगा। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ में 2 कार्य हो रहे हैं साथ में। एक तो फॉस्फेट जुड़ रहा है फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, अब 2 अणु हैं सब कुछ, इसलिए 2s3PO4 फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। साथ में ऑक्सीकरण हो रहा है, साथ में ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ठीक है, और आप ध्यान देना श्वसन की परिभाषा ये है भोजन का ऑक्सीकरण, कार्बनिक खाद्य का ऑक्सीकरण। ठीक है, जितने भी ऑक्सीकरण हो रहे हैं होंगे, ये पहला ऑक्सीकरण है श्वसन का, वहाँ सब के सब ऑक्सीकरण हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से होंगे। ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण अंतिम अभिक्रिया होगी, अंतिम अभिक्रिया होगी। ठीक है, सबसे लास्ट में कहीं पे भी आणविक ऑक्सीजन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा। आणविक ऑक्सीजन के जुड़ने के फलस्वरूप ऑक्सीकरण श्वसन में लास्ट में होगा, जहाँ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए जाएंगे और जल बनेगा। ठीक,
प्रकाश संश्लेषण के विपरीत, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले जल टूटता है H+E- और हाफ O2 में। ये क्रिया लास्ट क्रिया होगी उल्टे क्रम में, ठीक है। जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण होंगे सब जगह क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निकास होगा। उन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाले ये काम आएंगे, NAD+, एक जगह FAD भी आएगा, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। प्रकाश संश्लेषण में NADP था, DP और था उसमें, P था तो फॉस्फेट और था, यहाँ पे सिर्फ NAD। तो ये ऑक्सीकरण हुआ, इससे NAD+ कन्वर्ट हो गए NADH+H+ या NAD.2H में, और साथ में फॉस्फोरिलीकरण हुआ। इस प्रकार से जो यौगिक बना उसका नाम हो गया, दो अणु चल रहे हैं इसलिए दो अणु बने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये यहाँ पे एंजाइम जहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निष्कासन से ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया होती है, वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। तो यहाँ पे एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, वो PGAL ट्रायोज फॉस्फेट था इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। हम यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। ट्रायोज फॉस्फेट था वो PGAL, तो PGAL डीहाइड्रोजिनेज भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, वो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण हुआ जिससे ग्लिसरिक एसिड बना। फिर से स्मरण कराता हूँ आपको, केल्विन चक्र के दौरान भी आपको ये बताया था मैंने कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं और एल्डिहाइड या कीटोन के अपचयन से अल्कोहल बनता है। ये केमिस्ट्री में बहुत बार आपके आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे इसका क्रियाकारक था एल्डिहाइड था, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, उसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब उत्पादन प्रारंभ होगा कि श्वसन में ATP बनना है। ATP बनने की शुरुआत यहाँ से होती है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट जो है, दो फॉस्फेट है इसमें, एक फॉस्फेट ATP को चला जाता है। ये उल्टा लिख दिया गया है, इसको सही करते हैं। ADP को दे दिया जाता है जिससे ADP बदल जाता है ATP में। ये संशोधन कर लेना, ठीक है। ATP में बदल जाता है। दो अणु इसलिए कि दो चल रहे हैं इसलिए दो अणु, तो एक फॉस्फेट गया तो इसमें एक ही फॉस्फेट बचा। तो अब जो यौगिक बनेगा उसका नाम हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाम याद होगा, केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए केल्विन चक्र का नाम C3 चक्र था, वही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फो और यहाँ पे अब एंजाइम, तो ATP का जब लेना देना होता है फॉस्फेट का तो काइनेज, साथ में क्रियाकारक का नाम, तो एंजाइम का नाम देखो क्या हुआ, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, ठीक है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का समावेशीकरण होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ जो एंजाइम उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेज भी एक आइसोमरेज एंजाइम है, ठीक है। ये तीसरे कार्बन पर जो फॉस्फेट था वो दूसरे कार्बन पर आ गया,
सिर्फ इतना ही चेंज हुआ, ये था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अगली जो सेकेंड लास्ट अभिक्रिया इसकी, इसमें जल योजन की क्रिया होगी। 2 अणु, इसलिए 2 अणु जल इसमें जुड़ रहे हैं, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग PEP बोलते हैं। ये नाम भी आपने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा है। C4 चक्र प्रथम CO2 ग्राही, PEP। ठीक है, वही फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलाइसिस की अंतिम अभिक्रिया, इनोलेज एंजाइम था इधर। अंतिम अभिक्रिया में इसमें जो एक और फॉस्फेट बचा है वो भी ADP को दे दिया जाएगा, जिससे ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। ये उल्टे लिखे में इधर गलती से, दो ADP 2 ATP में बदलेंगे। ठीक है, और इसके फलस्वरूप अंतिम उत्पाद बन गया पायरुविक अम्ल, और एंजाइम का नाम पायरुविक एसिड काइनेज। पायरुविक एसिड काइनेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर आधी अभिक्रिया हमने पिछली स्लाइड में दिखाई दी, शेष आधी अभिक्रिया यहाँ पे दिखाई है। अब इसमें ऊर्जा का हम लोग खर्च देखते हैं, कुल कितने ऊर्जा खर्च हुई, कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 2 जगह ATP का खर्च करना पड़ा, 2 अणु ATP। एक तो पहली अभिक्रिया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो 2 ATP का निवेश करना पड़ा, तो खर्च हुआ यहाँ पे 2 ATP। प्राप्त हुए ATP 4 ATP की प्राप्ति हुई। 4 ATP में 2 यहाँ पे और 2 ये लास्ट में। ठीक है, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, प्रत्यक्ष लाभ, वो प्रत्यक्ष लाभ हुआ 2 ATP का। 2 ATP का प्रत्यक्ष लाभ हुआ। ठीक है, साथ में ये और बनाए हैं 2 अणु NAD.2H, 2 अणु NAD.2H। ये तो पहला ऑक्सीकरण था श्वसन का। आगे जो हम लोग ऑक्सी श्वसन पूरा करेंगे तो उसमें क्रेब्स चक्र में 4 जगह ऑक्सीकरण होना है, क्रेब्स चक्र से पहले और ऑक्सीकरण होना है। तो आगे जितने भी ऑक्सीकरण होने हैं सब में ऐसे हाइड्रोजन ग्राही बनेंगे। ठीक है, वो सब के सब हाइड्रोजन ग्राही लास्ट में अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं। जब ये अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं तो ये पुनः बदल जाते हैं अपने ऑक्सीकृत रूप में, NAD+ में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। एक NAD.2H जब पुनः NAD+ में बदलेगा ETS में, तब 3 ATP बनते हैं। तो यहाँ पे 2 NAD.2H बने हैं, तो ये किसके तुल्य हुए? 6 ATP के तुल्य हुए। तो 6 ATP कब बनेंगे? ETS में बनेंगे। तो 6 ATP यदि और जोड़ दें NAD वाले, तो टोटल जो बेनिफिट हुआ इधर, या ग्रॉस बेनिफिट जो हुआ, वो है 8 ATP। 8 ATP। 2 ATP तो सीधे ही लाभ हो गया, 4 बने, 2 खर्च हुए, तो 2 का तो सीधा ही लाभ, और इन 6 ATP का लाभ बाद में होगा। ये जब लास्ट में हम लोग ETS पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार इनसे ATP बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी श्वसन में यदि हो तो 8 ATP, यानी वायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन हो तो 2 ATP बनेंगे इनसे, क्योंकि उसमें ETS की क्रिया नहीं होती है ना, तो उसमें 2 ATP ही बनेंगे। जो यहाँ पे बनने थे वो बन गए। हमने ये भी देखा था अवायवीय श्वसन में केवल 2 ATP बनते हैं, तो 2 ATP यहीं बन गए। तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस आपको बताया मैंने। इसका विस्तृत अध्ययन अपने पाठ्य पुस्तक से कीजिए, और कल फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।